प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। मेरे भाई वेव ऑप्टिक्स 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग किए थे, है ना 12। आज यार 13 नंबर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, 1 या 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये 2 क्वेश्चन हो जाए, फिर थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, 13 नंबर देखिए। तो देखो ये ना एक स्लीट है, स्लीट का विड्थ है, ठीक है। स्लीट का क्या मतलब होता है, एक होल आप बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है और यहाँ पे एक होल हो जाए, है ना। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो पेपर में आप एक होल कर दीजिए। हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि स्लीट विड्थ, पेपर में एक होल कर दीजिए, वही होता है स्लीट विड्थ। और इसमें ना वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है। अब समझिए, स्लीट के विड्थ को 2 गुना कर दिए, स्लीट के विड्थ को क्या किए 2 गुना कर दिए, इंक्रीज ट्वाइस कर दिए। तो जब आप स्लीट के विड्थ को 2 गुना करोगे ना तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड 2 टाइम। अच्छा, बोल रहा है कि स्लीट विड्थ मतलब पेपर के बीच में होल कर दीजिए, और स्लीट विड्थ बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। तो बस इतना ही सा है, मतलब आपसे एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन कि पेपर में एक होल कर दीजिए, उसी को हम स्लीट बोलते हैं, और उसका एम्पलीट्यूड ए है। और अगर हम स्लीट के विड्थ को 2 गुना कर दें तो एम्पलीट्यूड में क्या बदलाव आएगा, तो मेरे भाई एम्पलीट्यूड भी 2 गुना हो जाएगा, मीन्स 2a हो जाएगा। बस ये बात थी, ठीक है। और समझिए, अब समझिए इस बात को थोड़ा सा और हम समझते हैं। 14 नंबर में देखिए तो मेरे भाई ये एक स्लीट है, होल है, और ये आपका एम्पलीट्यूड है ए, ठीक है। क्लियर है ये बात। और समझिए, ये भी एक होल या स्लीट बोल लीजिए, ये एम्पलीट्यूड है ए। इंटरफेरेंस के लिए इसके लिए भी एम्पलीट्यूड ए, इसके लिए भी एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। बोल रहा है कि इन दोनों को कंबाइन करके मैक्सिमम इंटेंसिटी बताइए और मिनिमम इंटेंसिटी बताइए इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। कोई बात नहीं, इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होते हैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और इंटेंसिटी मिनिमम क्या होता है तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, है ना, यही होता ना। देखिए तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है तो a और a है, तो a प्लस a का होल स्क्वायर मीन्स 2a का होल स्क्वायर, है ना। और मेरे भाई 2a का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो 4a स्क्वायर, हमने यहाँ लिख दिया 4a स्क्वायर। इंटेंसिटी मिनिमम a माइनस a का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया a माइनस a 0, 0 का होल स्क्वायर 0, है ना। और समझिए अगला 15 नंबर देखिए, तो ये आपका स्लीट है और वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए है। इंटरफेरेंस के लिए इसका एम्पलीट्यूड ए है, दूसरा वाला जो है इसका एम्पलीट्यूड कितना है तो 2a है। लिखा हुआ है कि स्लीट विड्थ ऑफ 1 स्लीट इंक्रीजेज ट्वाइस, एक स्लीट का आप विड्थ को 2 गुना कर दीजिए। इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो बताइए। मेरे भाई a प्लस 2a का होल स्क्वायर और 2a माइनस a का होल स्क्वायर, तो a प्लस 2a मतलब 3a का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर, और 2a माइनस a का होल स्क्वायर फॉर मिनिमम इंटेंसिटी मीन्स a का होल स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, क्या बचा 9/1। तो देखिए तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हमने लिखा, यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम,
2a प्लस a का होल स्क्वायर, यहाँ 2a माइनस a का होल स्क्वायर, 2a प्लस a 3a का होल स्क्वायर, यहाँ 9a स्क्वायर, और यहाँ 2a माइनस a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो a से a कट गया, यहाँ 1 बचा, तो 9/1। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक और यार क्वेश्चन है, छोटा सा है तो एडवांस का, बट ठीक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। देखिए तो, लाइट अंडरगोज पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड लाइट अंडरगोज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्लेक्शन, at each reflection 25% of incident energy is reflected for interference of light waves 1 and 2। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए मेरे भाई। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक बार और हम आपको समझाना चाहें, लाइट जो है बेसिकली अंडरगोज पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक टॉर्च आप ले लीजिए, जब आप उसको जलाएंगे तो वो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ रिफ्रैक्ट करेगा पार्शियली, ठीक है। बोल रहे हैं कि हर एक रिफ्लेक्शन पे 25% इंसिडेंट लाइट एनर्जी का रिफ्लेक्ट कर जाता है। इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन बताइए फॉर वेव 1 एंड 2। पहला है ऑप्शन 4:3, दूसरा है 8:1, तीसरा है 7:1 और चौथा है 49:1। इंटेंसिटी मैक्सिमम अपॉन इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो। कोई बात नहीं मेरे भाई, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ध्यान से समझिए, ये इस एक हम बाउंड्री यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। लाइट यहाँ से आई, उसका इंटेंसिटी है आई, ठीक है। ऐसा फिगर भी दिए हुआ है, यहाँ से लाइट इधर चली गई, ठीक है। तो यहाँ से कुछ तो रिफ्लेक्ट कर गई और कुछ लाइट इधर की तरफ चली गई, रिफ्रैक्ट कर गई, है ना। अब यहाँ जो लाइट गई, फिर यहाँ से कुछ इधर चली गई और कुछ इधर चली गई और कुछ इधर आ गई, ठीक है। एक है आपका I1 और एक है I2, इसी का हमको रेशियो चाहिए। कोई बात नहीं, देख लीजिए, ध्यान से समझिए इसको मेरे भाई। हम अगर आपको बताना चाहें, मान लीजिए ना कि ये प्लानिंग है, I यहाँ से आई 25% इधर चली गई। क्या लिखा है क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा क्या कि हर एक रिफ्लेक्शन पे 25% इंसिडेंट एनर्जी रिफ्लेक्ट कर जाता है और 75% रिफ्रैक्ट करता है। तो 25% का, अगर I का 25% कितना हो गया, I इंटू 25/100, तो I/4 रिफ्लेक्ट कर गया और 3I/4 क्या हुआ, रिफ्रैक्ट कर गया। वही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए तो मेरे भाई, ये 25% क्या हुआ, 25% रिफ्लेक्ट मीन्स I1 इधर I/4, ठीक है। और इधर जो है बच गया 75%, तो हम क्या बोल सकते, 75I और अपॉन 100, तो परसेंट है तो डिवाइड बाई 100, 25×3 75, 25×4 100, मीन्स 3I/4 जो है इधर की तरफ आ गया। अब इस 3I/4 का 25% फिर से बेटा रिफ्लेक्ट कर गया और बाद बाकी 75% इधर चला गया। इसका मुझे कोई काम नहीं है, रिफ्रैक्ट का 25%। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो मेरे भाई। यहाँ जब आप कैलकुलेट करोगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3I/4 और इसका 25% मतलब कि 25/100, तो क्या हो गया 1/4 मीन्स कितना हो गया, तो 3I ऊपर में 4×4 16, तो 3I/16 इधर चला गया, 3I/16 इधर चला गया। अब 3I/16 का 25% तो इधर चला गया और 75% इधर चला गया। हमको क्या चाहिए था, I1 और I2 का रेशियो, तो 75% 3I/16 का यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, 3I/16 और 75/100, 25×3 75, 25×4 100, तो क्या हो गया, ऊपर में 9I और नीचे में 16×4 64, तो 9I/64, 9I ये वाला जो है आपका कितना है, 9I/64। अब इसी का रेशियो चाहिए I1 और I2। देख लीजिए, I1 है I/4 और I2 है 9I/64, तो I1/I2 I/4, 9 64 नीचे है ऊपर जाएगा
तो क्या हो जाएगा, 4 से ये कट गया 16 बार, मीन्स 16/9, ठीक है, 16/9 I1/I2। अब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A1/A2 का स्क्वायर इक्वल टू 16/9, तो A1/A2 क्या आ गया, 4/3। इंटेंसिटी मैक्सिमम और इंटेंसिटी मिनिमम पूछ रहा है, 4 + 3, 4 - 3 का होल स्क्वायर, 4 + 3 होता है 7 का होल स्क्वायर 49, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 49/1। सिंपल भाषा में मेरे भाई हम एक बात आपको बताना चाहें, तो क्वेश्चन यह बोल रहा था I1 और I2 पहले निकालिए, 25% रिफ्लेक्ट कर रहा था, हम रिफ्रैक्टेड पार्ट को छोड़ दे रहे थे पहला वाले में, दूसरे वाले में हम 75% लिए, मतलब केवल आपका प्लानिंग है परसेंटेज का, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, हाँ, लेकिन 1-2 बार समझने के पर्पज से हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मेरे भाई ये अच्छा है, ठीक है। आगे समझिए, आगे मेरे भाई हम बात कर रहे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। किसके बारे में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। सबसे पहला बात मेरे भाई, 2 कोहेरेंट लाइट सोर्स लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, 2 कोहेरेंट लाइट सोर्स आपको लेना है। हम 2 बल्ब ले लेते, लेट अस सपोज एक बल्ब का नाम S1 है और दूसरे बल्ब का नाम S2 है। S1 S2 क्यों लिए, मेरे भाई सोर्स है जो कि रोशनी दे रही, और जो दोनों बल्ब है ये ना कुछ इस तरीके से जो है कि वेव आपको जनरेट कर रहा है, कुछ इस तरीके से X डायरेक्शन में, ये Y1 है और ये वाला Y2 है, ठीक है। अच्छा, हम Y1 और Y2 को बोल रहे हैं कि ये वेव है, एक से जो वेव निकला है सोर्स 1 से, इसका नाम हमने Y1 रखा है, दूसरे से जो वेव निकला है उसका नाम हमने Y2 रखा है। ध्यान रहे दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों सोर्स का वेवलेंथ की बात करें, दोनों की वेवलेंथ लैम्डा है, एम्पलीट्यूड की बात करें A1 है इसका और A2 है इसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है विच इज ओमेगा है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, y इक्वल टू क्या होगा, तो y1 प्लस में y2, y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस में y2 हो जाएगा, और ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना। और समझिए अब इस बात को, अब इसी को डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ध्यान रहे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्या चीज, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द सुपर इम्पोजिशन एडिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स having the same frequency, same wavelength, same direction of propagation and emitted from 2 different coherent light sources। क्या हमने बोला मेरे भाई, इंटरफेरेंस का मतलब बताया, क्या बताया, तो इंटरफेरेंस का मतलब सुपर इम्पोजिशन। क्या होता है सुपर इम्पोजिशन, 2 वेव को जोड़ना, सुपर इम्पोजिशन मतलब एडिशन, तो 2 लाइट वेव को जोड़ना, कैसे जोड़ेंगे, कैसे, किस टाइप के वेव को जोड़ेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन सेम होगा, किस दिशा में वो वेव जा रही है, कौन से दिशा में, एक्स में कि वाई में कि जेड में, ठीक है। तो क्या हमने बोला कि 2 वेव का सुपर इम्पोजिशन एडिशन, जिनका फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन सेम हो, और 2 डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज से वो निकला हुआ हो, यही बात तो हमने बोला। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द सुपर इम्पोजिशन एडिशन ऑफ 2 लाइट वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन सेम हो, और 2 डिफरेंट कोहेरेंट लाइट सोर्सेज से वो निकला हुआ हो। क्या यह बात क्लियर है? अब समझिए, इसी को हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, एक तो सोर्स है S1, एक सोर्स S2।
ये देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, इसका भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। एम्पलीट्यूड इसका है A1, इसका एम्पलीट्यूड A2। इसकी फ्रीक्वेंसी f, इसका भी फ्रीक्वेंसी f। इसका वेवलेंथ लैम्डा, इसका भी वेवलेंथ लैम्डा। केवल एम्पलीट्यूड अलग है, सोर्स दो है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है ना, केवल के केवल एम्पलीट्यूड अलग अलग। अब देखें, एक डार्क रूम मान लीजिए, ये रूम अंधेरा है, लेकिन अंधेरा रहेगा तो वीडियो नहीं आएगा, है ना। अभी एज्यूम करना है कि अंधेरा है, इससे जो वेव निकला इसका नाम y1 है, इससे जो वेव निकला इसका नाम y2 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, y1 प्लस y2। हम समझने के पर्पज से दो कलर का यूज किए हैं, दो तीन है, ब्लू रेड ग्रीन, ब्लू रेड ग्रीन, है ना। जहां जहां पे सेम कलर इंटरसेक्ट कर रहा है, समझने के पर्पज से, जैसे ये वाला पॉइंट ग्रीन इंटरसेक्ट कर रहा है, और देखिए तो ये वाला पॉइंट रेड इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां जहां पे सेम कलर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स ग्रीन ग्रीन रेड रेड, उन सारे पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, उन सारे पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मैक्सिमम। और जहां जहां पे डिफरेंट कलर इंटरसेक्ट करेगा, लाइक रेड एंड ग्रीन, ग्रीन एंड रेड, है ना, ऐसा कुछ, उन सारे पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मिनिमम होगा। ये ध्यान रखने के लिए, ठीक है। और समझिए, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए तो when two coherent light waves constant phase difference of same frequency, same wavelength, same direction of propagation are superimposed added in medium, then the intensity of resultant wave increases intensity maximum at some points and decreases intensity minimum at some other points. This phenomenon in light is called interference of light. क्या हमने बोला, ध्यान दीजिए। तो हमने बोला मेरे भाई, when two coherent light wave, दो कोहेरेंट लाइट वेव है, फेज डिफरेंस उसका कांस्टेंट है। क्या हमने बोला, दो कोहेरेंट लाइट वेव, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ कैसा है, सेम है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन सेम है, और वो सुपर इम्पोज हो रहा है। सुपर इम्पोज का मतलब जोड़ा जा रहा है, एडेड इन मीडियम। तो जो इंटेंसिटी होता है रिजल्टेंट वेव का, वह बढ़ जाता है और उसी को मैक्सिमम इंटेंसिटी बोला जाता है। लेकिन क्या ये हर एक पॉइंट पे बढ़ता है? नहीं, कुछ पॉइंट पे बढ़ता है एट सम पॉइंट्स, और घट जाता है कुछ पॉइंट्स पे, जिसको हम इंटेंसिटी मिनिमम बोलते हैं। और इसी फेनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोला जाता है। ठीक है, और समझिए और क्या समझे? अब तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे भाई। आएगा। ठीक है, सबर रखिए। देखिए तो when intensity of resultant wave increases I max और I bright, then interference is defined as constructive interference। क्या हमने बोला मेरे भाई? तो हमने आपको ये बोला कि हमने क्या बोला है कि when इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, जो आपका रिजल्टेंट वेव है ना, उसका इंटेंसिटी क्या हो जाए, तो जब इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव का बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए, उसको हम बोलते इंटेंसिटी मैक्सिमम, या हम बोलते इंटेंसिटी ब्राइट। और उस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। ध्यान से समझिए, हमने ये बोला कि रिजल्टेंट लाइट वेव का इंटेंसिटी
रिजल्टेंट लाइट वेव का इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इंक्रीजेज, है ना, बढ़ जाए, तो उसको हम मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलते हैं या ब्राइट इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटरफेरेंस का क्या नाम होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। आइए और समझिए, समझने के पर्पज से हमने आपको बोला है कि जहाँ पे दो लाइट सोर्स है, समझने के लिए सेम और डिफरेंट कलर का यूज किए, है ना। तो जहाँ पे सेम कलर इंटरसेक्ट कर रहा था तो हमने बोला कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, और मैक्सिमम को ही क्या बोलना है बेटा? तो मैक्सिमम को ही ब्राइट इंटेंसिटी बोलना है। जहाँ पे डिफरेंट कलर इंटरसेक्ट कर रहा था उसको हमने मिनिमम इंटेंसिटी बोला था या डार्क इंटेंसिटी। क्या सही बात है? बिल्कुल, है ना। तो मेरे भाई देखिए, तो एक बालक है, इस बालक का नाम कुछ भी हो सकता है। लेट अस सपोज इस बालक का नाम हमने XYZ रखा है। अब यह जो बालक है सेम कलर का लाइट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगा? मैक्सिमम। मतलब ये कौन सा पॉइंट? तो ब्राइट पॉइंट। और इसको हम कैसा बोलते? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट पॉइंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? तो एनर्जी भी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। और इंटेंसिटी मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के। मैक्सिमम इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के। ठीक है, और समझिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हम बात करने वाले मेरे भाई? तो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव डिक्रीजेज, इंटेंसिटी मिनिमम और इंटेंसिटी डार्क, देन इंटरफेरेंस इज डिफाइंड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हमने बोला? तो मेरे भाई हम ये बोले कि जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट वेव का या तो घट जाए, डिक्रीज कर जाए, है ना। रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाए तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा या इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? तो डार्क हो जाएगा। ध्यान से समझिए हम क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, कि जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाए, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम या डार्क इंटेंसिटी, तो उस इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी के बारे में हम आपको एक बात और बताएं कि जब दो कलर का लाइट, मतलब रेड और ग्रीन या ब्लू ब्लैक, ऐसा कुछ समझने के पर्पज से इंटरसेक्ट कर रहा हो, वहाँ पे डार्क पॉइंट बन जाएगा, डार्क, है ना, या मिनिमम इंटेंसिटी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में देखिए तो एक रेड लाइन है और एक ग्रीन लाइन है और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज? तो डार्क इंटेंसिटी, है ना। या हम कैसा बोल सकते हैं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी मिनिमम मतलब कैसा पॉइंट है मेरे भाई? डार्क पॉइंट। डार्क पॉइंट का क्या मतलब हुआ? नहीं समझ आया? तो मिनिमम एनर्जी को हम डार्क पॉइंट बोलते हैं, मिनिमम एनर्जी को हम डार्क पॉइंट बोलते हैं। मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई मिनिमम इंटेंसिटी मीन्स कि A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए तो आगे क्या है मेरे भाई? इंटरफेरेंस इज आल्सो डिफाइंड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व्ड इन इंटरफेरेंस। क्या हमने बोला कि इंटरफेरेंस इज आल्सो डिफाइंड एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व्ड इन इंटरफेरेंस। क्या हम बोले मेरे भाई कि जो इंटरफेरेंस है उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी भी बोल सकते। क्या हमने बोला? इंटरफेरेंस को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बोल सकते,
है ना, मीन्स की एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होता है इंटरफेरेंस में। ध्यान से सुनिए, हम आपको ये बोले कि इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एनर्जी का बंटवारा, जैसे घर में बंटवारा होता है ना, भाई भाई में, कुछ उसी तरीके से इंटरफेरेंस का मतलब एनर्जी का बंटवारा या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, बट फाइनली एनर्जी कंजर्व्ड होता है इंटरफेरेंस में। चल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, तो आगे अगर हम आपको बताएं तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स एप्लीकेबल फॉर बोथ लाइट वेव्स एंड साउंड वेव। अब आप पूछोगे कि भैया आप जो बातें बता रहे हैं क्या यह लाइट वेव के लिए ही केवल बता रहे? मेरे भाई नहीं, यह लाइट और साउंड वेव दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ वेव एप्लीकेबल है लाइट वेव के लिए भी और साउंड वेव के लिए भी। इंटरफेरेंस जो है वह लाइट वेव और साउंड वेव दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए और समझते हैं दूसरा। अगला ही सुपर इम्पोजिशन ऑफ दो कोहेरेंट लाइट वेव। अगला हम क्या चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरे भाई सुपर इम्पोजिशन के बारे में हम बात कर रहे दो कोहेरेंट लाइट वेव का। ठीक है, इसमें एक सोर्स है मेरे भाई S1, एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है S2। S1 से जो वेव निकल रहा है, S1 से जो वेव निकल रहा है इसका नाम है Y1 और Y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, Y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, डायरेक्शन इस वेव का बेटा ये है। दूसरा सोर्स है S2, S2 से जो वेव निकल रहा है Y2 इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस में फाई, Y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। डायरेक्शन ये है। फाई क्या होता है, तो फाई का मतलब होता है फेज डिफरेंस बिटवीन वेव। क्या हमने बोला, फाई का मतलब क्या होता है, तो फाई का मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स। फाई का मतलब, तो वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है उसको हम फाई बोलते हैं। और फाई जो होता है बेसिकली वो कांस्टेंट होता है दो कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। फाई क्या होता है, अगर दो कोहेरेंट सोर्सेज है तो कांस्टेंट होगा। y का मतलब y1 प्लस में y2, तो इक्वेशन है ये रिजल्टेंट वेव का, y इक्वल टू y1 प्लस में y2, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब समझ, दो वेव था तो यहाँ से क्या हो गया, y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस में A2 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। ठीक है, साइन A प्लस बी के बारे में आप जानते हैं, साइन A इंटू कॉस बी प्लस में कॉस A इंटू साइन बी। तो साइन ओमेगा टी प्लस में फाई साइन A प्लस बी का रोल प्ले करेगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी और A2 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई के जगह पे A2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस बी के जगह पे फाई है तो कॉस फाई प्लस में A2 कॉस ओमेगा टी इंटू में साइन फाई। क्या क्लियर है ये बात? आप समझ, साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लें तो A1 प्लस में A2 कॉस फाई, और यहाँ से अगर हम कॉस ओमेगा टी को कॉमन लें तो A2 और साइन फाई बचेगा। ठीक है, अब देखिए A1 प्लस में A2 कॉस फाई को A कॉस थीटा और A2 साइन फाई को A साइन थीटा मान लिए। ठीक है, तो y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी, है ना, साइन ओमेगा टी। देखिए तो A1 प्लस में A2 कॉस फाई को A कॉस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ से A को कॉमन ले लेते हैं तो साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस में कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। फाइनली y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, तो y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, और ये आपका क्या हो गया, तो y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा आया। y इक्वल टू क्या आया मेरे भाई, तो y इक्वल टू आपका आया है A साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा। अब यहाँ जो A है ये क्या है,
तो एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का। ए क्या है मेरे भाई, तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। पहला और दूसरा इक्वेशन को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दे, देखिए तो पहला इक्वेशन क्या था आपका मेरे भाई, तो a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, दूसरा इक्वेशन a2 sin फाई का होल स्क्वायर करके ऐड कीजिए। a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर a2 sin फाई का होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए तो ये किसके बराबर है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 जो, और a स्क्वायर इधर, तो फाइनली में a स्क्वायर के बराबर। तो हम यहाँ पे यही बात को लिखे हैं कि इधर a स्क्वायर, यहाँ भी a स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ से अगर हम देखें मेरे भाई, कॉस स्क्वायर फाई है, यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई जो कि 1 के बराबर, तो यहाँ लिख देते हैं a1 स्क्वायर प्लस में a2 और ये वाले टर्म को उठा के 2a1 a2 कॉस फाई। फाइनली a इक्वल टू रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ठीक है, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो मेरे भाई, केवल इस इक्वेशन से 10 क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम में, कि एम्पलीट्यूड a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस में a2 स्क्वायर प्लस में 2a1 a2 कॉस फाई से। ठीक है, और समझिए, अगर हम दूसरा और पहला इक्वेशन को डिवाइड करें, दूसरा डिवाइडेड बाई पहला, तो दूसरा और पहला अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन आपके पास ये है, a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा, a से a कट गया tan थीटा, और a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। तो क्या हम यही लिखे हैं यहाँ पे, देखिए तो इस साइड में tan थीटा a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। ठीक है, चलिए अगला देखिए, तो 4 नंबर मेरे भाई, a स्क्वायर कर दे तो इधर रूट हट जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अगर हम इंटेंसिटी के बारे में बात करें तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो हम यहाँ से I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस में I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। इस इक्वेशन की मदद से हम ये लिखें। ठीक है, और एक बात, इंटेंसिटी इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं कि पावर अपॉन एरिया, P अपॉन एरिया, मतलब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, पावर हो गया। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल टू P1 प्लस में P2 प्लस 2 रूट P1 रूट P2 कॉस फाई। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आप जो पढ़े एक बार कंक्लूड करते, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। तो फाइनली y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस में y2। ठीक है, तो y इक्वल टू आपका क्या हो गया, a साइन ओमेगा टी प्लस में थीटा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो ये क्या आया था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 रूट I2 कॉस फाई। और पावर की बात करें तो P1 प्लस में P2 प्लस में 2 अंडर रूट P1 P2 कॉस फाई। ठीक है, और a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी a कॉस थीटा के बराबर, a2 साइन ओमेगा टी a साइन थीटा के बराबर। तो tan थीटा बराबर आया था a2 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस ओमेगा टी। तो मेरे भाई ये जो चीज़ें हैं इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और अगले क्लास में मीन्स जो इसका वेव ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर आएगा, ये सेकेंड लेक्चर है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बार इसको रिवीजन करेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मेरे भाई इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है
तो आप यार इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, है ना, क्योंकि मेहनत लगता है इसको बनाने में, और आपको इस मेहनत को एप्रिसिएट करने के लिए एक छोटा सा काम विच इज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। और अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हैं तो उन तक आप हमारे वीडियो को पहुंचाइए जो 11th 12th में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो। काम का ही वीडियो है, जितना मेहनत अगर हम किए हैं उतना थोड़ा सा आप कर दीजिए, है ना। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।